Good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को. Everyone, please confirm in the chat box, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? Yes, hello everyone. Hello to all of you. Good evening everyone. Good evening. So how are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? So I hope you all are good and preparing well for your exam. सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. Yes, प्रियांशु, you can ask. Yes, प्रियांशु, मोहित. नहीं बेटा, अभी आलोक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट होपफुली विद इन 1 or 2 days विल बी फाइन. ठीक है, जल्दी सही हो जाएगा. अभी है, फीवर है. यस, जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं टिल द लास्ट क्लास डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. रेलवे में यहाँ से सबसे ज्यादा चांसेस हैं सवाल आपको देखने को मिलेंगे. तो टुडेज क्लास आर वेरी, बोथ क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. बेटा प्लानर नहीं है बेटा. वाटरवेज में एक ही लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कंप्लीट करने वाले हैं. होगा प्लानर. ईएससी के डेप्थ ऑफ बैलास्ट फाइंड करना था, तो उसमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर कैसे? दे विल प्रोवाइड यू बेटा. स्पेसिंग तो देनी पड़ेगी ना. एक इक्वेशन से एक ही अननोन निकलेगा ना. S - W/2. तो विड्थ ऑफ स्लीपर आपको पता होना चाहिए और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द स्लीपर पता होनी चाहिए. जिनका छूटा हुआ है वो कहां से कवर करेंगे? हाईवेज बैच में भी होगा बेटा, हाईवेज बैच में भी होगा. प्राइम कोट, टैग कोट, सील कोट, ये बेटा बिटुमिन के अलग अलग ग्रेड होते हैं, आप ऐसे समझ लो, जिनका अलग अलग यूज होता है. जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपने अलग अलग लेयर यूज की थी, सब बेस, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स. तो सरफेस कोर्स के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? सील कोट की लेयर. अलग अलग प्रॉपर्टीज के बिटुमिन होते हैं, जिससे उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो वाटर को अंदर एंट्री नहीं करने देगा सरफेस में. ऐसे ही प्राइम कोड, टैग कोड का भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में हम लोग यूज करते हैं टू प्रोवाइड द एडिशन बिटवीन द 2 डिफरेंट लेयर. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं होगा तो आई विल अपडेट यू, चिंता मत करो. तो जैसा मैंने कल भी बताया था आपको, नहीं तो उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन में, चेक कर भाई. सिंपल सी बात है मोहित मेरे भाई, समझो. तो फिर उस इनकम्प्लीट क्वेश्चन होगा. या तो अगर आपको निकालना है व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बैलास्ट, S - W/2. तो इस एक इक्वेशन से एक ही अननोन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन एनी वे किसी ना किसी तरीके से आपको ये 2 पैरामीटर S और W तो बताने ही पड़ेंगे. इन एनी वे, हो सकता है डायरेक्टली ना प्रोवाइड किया गया, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो एक तरीका तो एक स्पेसिंग को आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आपको डेंसिटी प्रोवाइड कर दें. हाँ, तो इन एनी वे दे विल प्रोवाइड यू द डेटा, बिकॉज फ्रॉम वन इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट वन अननोन. एक इक्वेशन की हेल्प से हम एक अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए रिमेनिंग डेटा शुड बी गिवन. ठीक है, तो एक बार दोबारा से चेक कर लेना, कुछ मिसिंग तो नहीं है. कंसेप्ट तो यही बोलता है. ठीक है, तो आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास. और कल हम लोगों ने अपनी बातचीत को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रोका था. तो कल जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कशन स्टार्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन एनी ट्रैक.
किसी भी ट्रैक पे मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी, तो इसका कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि सर इट विल बी द मिनिमम ऑफ 4 क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरिया थे, उनसे हम इंडिविजुअल स्पीड को फाइंड आउट करेंगे हर एक क्राइटेरिया के लिए, और उन चारों में से जो भी मिनिमम स्पीड होगी दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर दैट ट्रैक। अब सवाल ये आता है कि वो 4 क्राइटेरिया की हेल्प से, उन चारों क्राइटेरिया की हेल्प से के बेसिस पे हम कैसे मैक्सिमम स्पीड को फाइंड आउट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या थे 4 क्राइटेरिया? तो आपने बोला था स्पीड डिसाइडेड बाय द रेलवे बोर्ड बेस्ड ऑन द गेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्व, अगर वहां पर कोई कर्व है तो उस के रेडियस के बेसिस पे कितनी मैक्सिमम स्पीड हम अलाउ कर सकते हैं, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला के बेसिस पे, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बेसिस पे हम कितनी स्पीड अलाउ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां से वैल्यू मिल रही है आपको v1, यहां से मिल रही v2, यहां से मिल रही v3 और यहां से मिल रही v4। तो किसी भी ट्रैक पे मैक्सिमम सेफ स्पीड जो होगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड विल बी मिनिमम ऑफ v1, v2, v3 एंड v4। यही कंक्लूजन था। किसी भी ट्रैक पे मैक्सिमम सेफ स्पीड जो होगी दैट विल बी मिनिमम ऑफ v1, v2, v3 एंड v4। दैट वाज द कंक्लूजन, दैट वाज द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन, यस और नो? यही वो कंक्लूजन है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था बेटा, यही वो कंक्लूजन है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था, यस और नो? यहां तक आई होप सारी बातें सभी को क्लियर है, और अगर यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट है तो पूछ ले एक बार, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं और आज इन मैक्सिमम सेफ स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें इन चारों क्राइटेरिया के बेसिस पे स्पीड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, डिस्कशन इज क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो चलिए देखो, पहले क्राइटेरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये एक स्टैंडर्ड है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये एक स्टैंडर्ड है। भैया आप डायरेक्टली रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस को रिफर कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर गेज के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। फॉर एग्जांपल ब्रॉड गेज के लिए, नैरो गेज के लिए, मीट्रिक गेज के लिए, तो दैट वैल्यू यू विल गेट डायरेक्टली एज अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द रेलवे बोर्ड। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि मैक्सिमम स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन द रेडियस। तो इसके लिए मार्टिन साहब ने कुछ अपने फॉर्मूले बताए, ये इंपीरिकल फॉर्मूले थे दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द मार्टिन, कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाल सकते हैं। क्या थे ये फॉर्मूले, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो दीज आर द मार्टिन्स फॉर्मूला। अगर कहीं पे ट्रांजिशनल कर्व है तो यू कैन अप्लाई दीज टू फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 4.35 अंडर रूट r माइनस 67। अगर आपका गेज ब्रॉड गेज और मीट्रिक गेज है, और v इज इक्वल टू 3.6 अंडर रूट r माइनस 60 अगर गेज जो है वो नैरो गेज है। तो हर पर्टिकुलर गेज के लिए मार्टिन साहब ने कुछ इंपीरिकल फॉर्मूले प्रोवाइड किए। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला है कि जो डेटा, जो स्पेसिफिकेशन, जो गाइडलाइन ब्रॉड गेज से रिलेटेड है वो हमें याद होनी चाहिए। तो ब्रॉड गेज के लिए बेस्ड ऑन द वेयर r इज द रेडियस ऑफ द कर्व, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्व, और इंपीरिकल फॉर्मूला है तो यूनिट का भी ध्यान देना, रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। और यहां से जो मैक्सिमम स्पीड आपको मिलेगी दैट यू विल गेट इन kmph। स्पीड आपको इन इक्वेशन से मिलेगी, दैट द यूनिट ऑफ द स्पीड विल बी इक्वल टू kmph। तो एक फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है कि फॉर ब्रॉड गेज मार्टिन फॉर्मूला ट्रांजिशनल कर्व के लिए वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड दैट विल बी इक्वल टू 4.35 अंडर रूट r माइनस 67। क्लियर है? इंपीरिकल फॉर्मूला है, यूनिट का ध्यान रखना है, रेडियस को पुट करना है मीटर में। सिंपली वी विल पुट द रेडियस इन मीटर, जस्ट बाय सॉल्विंग दिस वैल्यू वी विल गेट द मैक्सिमम स्पीड अलाउड बेस्ड ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व एज पर द मार्टिन फॉर्मूला। क्लियर? फटाफट सभी लोग कंफर्म करते रहेंगे। क्लियर है? एवरीवन डू कंफर्म बेटा, क्लियर?
तो अभी और भी कंडीशन है, जैसे अगर कहीं पे नॉन ट्रांजिशनल कर्व है तो वी मैक्स जो होगा वो 80% ऑफ द, जो पिछले फॉर्मूला आपने देखा है उनकी 80% वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। अगर कहीं हाई स्पीड का ट्रैक है तो वी मैक्स का फॉर्मूला ये होगा, सिंपल सी बात है, तुम्हें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, 4 वी मैक्स विल बी इक्वल टू 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67, दैट्स इट। वी मैक्स विल बी इक्वल टू 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67, ये मार्टिन का फॉर्मूला है। अगर नॉन ट्रांजिशनल कर्व होंगे तो इसी के जो वैल्यू आएगी उसका 80% कंसीडर कर लेंगे, दैट्स इट। फॉर द ब्रॉड गेज, मेनली हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, फॉर द ब्रॉड गेज वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। यहां तक की कहानी क्लियर है। तो दो क्राइटेरिया से स्पीड पता चल गई। पहला क्राइटेरिया था रेलवे बोर्ड का, उन्होंने डायरेक्टली आपको बता दिया, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें वैल्यू पता चल गई। दूसरा क्राइटेरिया था रेडियस के बेसिस पे कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब खेल शुरू होता है सुपर एलिवेशन का, जो कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन खेल है। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत है, हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए चाहिए रेडियस। रेलवे के जितने भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उसमें किसी भी प्रॉब्लम में शायद ही ऐसा हो, और ये मान के चलिए नहीं होगा, आएगा ट्रांजिशन कर्व, अभी आगे आएगा केदार, ठीक है। कल की दोनों क्लासेस अटेंड कर लो, सब बता दिया एक बार, और अभी जो जो चीजें डिस्कशन में हैं सब बताऊंगा। तो यहां पे मेन मुद्दा क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, किसी भी कर्व को, फॉर एग्जांपल अगर ये कर्व है तो भाई इस कर्व का कहीं ना कहीं तो सेंटर भी होगा ना। इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस कर्व को डेजिग्नेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि इस कर्व को आप रेडियस से डेजिग्नेट कर सकते हैं कि कितने रेडियस का ये कर्व है। एक तरीका तो ये है, यस और नो। एक तरीका और है, एक तरीका है कि आप इसी कर्व को इसके डिग्री से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं, कितने डिग्री का ये कर्व है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कितने डिग्री का कर्व है, इससे भी आप इस कर्व का रिप्रेजेंटेशन या डेजिग्नेशन कर सकते हैं। रेलवे की प्रॉब्लम में कहीं पे भी कर्व जो होगा वो रेडियस के टर्म में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा आपको इन जनरल। In most of the case, or you can say approximately in all cases, you will find कि they will provide you the detail of the curve in the form of degree। लेकिन अगर डिग्री है यहां पर, हमें तो चाहिए रेडियस। अगर कोई कर्व की डिटेल आपको डिग्री में दी गई है, बट हम अगर मार्टिन फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू पुट द रिप्रेजेंट द कर्व इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। तो क्या इस डिग्री और रेडियस में कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बोलो? क्या इस डिग्री और इस रेडियस में क्या कोई रिलेशनशिप हो सकता है? हाँ, वही मोहम्मद वही बता रहे हैं, सुनो तो मेरे भाई। हाँ, धैर्य एक ऐसी चीज है, अगर इस बात को आप समझ जाओगे तो काफी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वही बताने के लिए ही तो माहौल बन रहा है, ये वही बताना चाह रहा हूं कि डिग्री को रेडियस में, रेडियस को डिग्री में कैसे कैसे चेंज करेंगे, वही बताना बेटा। ठीक है। तो क्या इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियस? कोई तरीका है जिससे हम डिग्री और रेडियस को रिलेट कर पाए? इफ वी नो द रेडियस वी कैन फाइंड आउट द डिग्री। इफ वी वांट टू नो द रेडियस, डिग्री गिवन है तो उससे हम रेडियस निकाल लें। तो ये क्या तरीका है? और देखिए, कोई तरीका नहीं, सिंपल तो तरीका है। अब ये आप दिस इज यू कैन कंसीडर एज द आर्क। ये डिग्री ऑफ कर्व हो गया और ये रेडियस हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं आर्क अपॉन 2 पाई आर, पूरा क्या होगा? आर्क अपॉन 2 पाई आर विल बी इक्वल टू डिग्री अपॉन 360। ये पूरा एंगल तो 360 होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। आर्क अपॉन 2 पाई आर विल बी इक्वल टू डिग्री अपॉन 360। ऐसा लिख सकते कि नहीं? अब ये जो कर्व है, आर्क है, इसकी लेंथ क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है,
ये जो आर्क है, ये इसकी लेंथ क्या है, अगर हमें ये पता हो जाए किसी भी तरीके से, तो बस फिर हमें डिग्री और रेडियस का रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक, तो फिर हमें डिग्री और रेडियस का रिलेशनशिप मिल जाएगा, हमें केवल आर्क पता होना चाहिए। अब आर्क की कहानी में कुछ ऐसा है, आर्क मतलब इसी को आप चैनेज लेंथ भी बोल सकते हैं, या फिर चलो आपने आर्क बोल दिया है तो आर्क ही समझ लो। अगर आर्क आपका 20 मीटर का है, पुट कर दो, देखो यही आ रहा रिलेशनशिप। जब आप आर्क लेंथ 30 मीटर कंसीडर करते हैं तो देखो ये इक्वेशन आ रही होगी, जस्ट पुट 20-30 जो रिलेशनशिप। आर्क लेंथ अगर आपका चैनल 30.5 मीटर का है, देन यू विल गेट दिस रिलेशन, देन यू विल गेट दिस रिलेशन। हो रहा है ऐसा, देखो सॉल्व करके देख लो, कोई जल्दी नहीं है। अब समस्या ये है कि सर ये जो चैनल है, आर्क लेंथ है, इसकी जो 3 वैल्यू आपने बता दी, एक 20 मीटर बता दी, एक 30 मीटर बता दी, एक 30.5 मीटर बता दी। सवाल में अगर कोई चैनल लेंथ नहीं दी गई है, सवाल में अगर कोई आर्क लेंथ नहीं दिया गया है, तो सर उस केस में इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें ये कैसे पता चलेगा? यही डाउट ना। अगर आर्क लेंथ दे दिया गया, और एक और नया डाउट भी हो सकता है कि सर मान लीजिए अगर आर्क लेंथ इन तीनों में से कोई और है, चैनज की जो लेंथ है यहां पर वो ना 20 है, ना 30 है, ना 30.5 है, उस केस में हम क्या करेंगे? मान लीजिए उन्होंने 32 मीटर का चैनज दे दिया है, तो यहां पर 32 पुट कर देना भाई, और क्या बोले। इसीलिए पहले जनरल फॉर्मूला बताया है, और फिर इसका कोई भी आर्क लेंथ या चैनज लेंथ के लिए यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जब 20, 30 और 30.5 के अलावा कोई वैल्यू गिवन होगी तब क्या करेंगे। ठीक है, अगला डिस्कशन ये है कि सर अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें। इफ द चैनल लेंथ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम बाय डिफॉल्ट ये चैनल लेंथ मान लेते हैं 30 मीटर की। इफ द चैनल लेंथ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन कंसीडर दिस चैनल लेंथ एज 30 मीटर। You can consider this channel length as 30 meter. Clear है? You can consider this channel length as 30 meter. तो इन तीनों में से ये फॉर्मूला आपको याद रखना, 1720 by d डिग्री। तो if you know the degree, you put the degree here, you will get the radius. यही हम चाहते थे। कहानी क्लियर है? कर्व अगर डिग्री में दिया गया था, रेडियस पता चल गई है, रेडियस पता है, तो मार्टिन फॉर्मूले की हेल्प से मैक्सिमम स्पीड हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब बताओ, मार्टिन फॉर्मूले तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? मार्टिन फॉर्मूले तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है बेटा? चलिए अगला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन के बेसिस पे मैक्सिमम हम कितनी स्पीड अलाउ कर सकते हैं ये समझना है। तो जैसा कल मैं समझ पा रहा था कि कुछ बच्चों को सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट नहीं पता है, जिनको पता है वो 5 मिनट शांति से बैठेंगे, डिस्कशन को सुनेंगे, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से यहां पर देखिए, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ सुपर एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट, फिर आएंगे रेलवे से रिलेटेड सुपर एलिवेशन की बात करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर एलिवेशन? ये सुपर एलिवेशन का गेम क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। चलो, सभी ने पढ़ रखा है कि जब कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इफ एनी बॉडी हैविंग द मास m वेलोसिटी b इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो इस पाथ का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। जब किसी भी बॉडी को आप मूव कराते हैं सर्कुलर पाथ में जिसका मास m है, v स्पीड है, और इस सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, तो जब ये मूव करेगा तो इट विल बी सब्जेक्टेड, ये एक फोर्स फील करता था जिसको हम लोग बोलते थे p फोर्स, और p फोर्स कुछ और नहीं है, इसी को हम लोग बोलते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टेंडेंसी ये होती थी कि इस बॉडी को हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाना चाहता था। इसमें ऐसी कोई भी नई बात नहीं मैंने आपको बताई जो आपको पता नहीं हो, आई होप। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, तो आप बोलते थे इट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर।
आर, ये जो कर्व आप बात कर रहे थे, इस कर्व की रेडियस है। आर इज द रेडियस ऑफ दिस कर्व, ये सभी को पता है। अब बताओ मेरे लाल, अगर कोई तुम्हारा ये कर्व ट्रैक है और इसमें तुम्हारी ट्रेन मूव कर रही है v स्पीड से, अगर कोई एक कर्व है जिसमें एक ट्रेन मूव कर रही है v स्पीड से, उस ट्रेन का कोई ना कोई मास होगा कि नहीं होगा? हाँ ना, जल्दी जल्दी, उस ट्रेन का कोई ना कोई मास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, मास क्यों नहीं होगा? मास है, v स्पीड से अगर वो मूव करेगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा? रुक जाओ हिमांशु, अब इधर आ जाओ बेटा, उसके लिए तो डेटा होगा ना, तब बात करेंगे ना, है? चलें आगे। तो जब ट्रेन हमारी मूव करेगी, तो ये अगर इस कर्व का सेंटर है, तो इस ट्रेन, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, मान लो कि ये वो ट्रेन है, ये वो ट्रेन है जिसका मास m है, v स्पीड से मूव कर रही है, तो इस पे भी तो एक p फोर्स एक्ट करेगा। ये p फोर्स क्या चाहता है? ये p फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी? ये p फोर्स कोशिश करेगा कि ये इस आपकी ट्रेन को आउटर डायरेक्शन में मूव करा दे या फिर इस ट्रेन को पलटा दे। तो इस इफेक्ट ऑफ p क्या होता है? कर्व पे जब हमारा व्हीकल मूव करता है तो इस p फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं? तो सर इनकी वजह से देयर में बी द ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल, जो भी व्हीकल है इसकी ओवर टर्निंग हो सकती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? इट विल ट्राई टू मूव योर व्हीकल अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स लिटरली आउटवर्ड ए मूवमेंट हो सकता है, लिटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर सकती है, लिटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये आपकी इस बॉडी को मूव कराना चाहेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात भी सभी को क्लियर होगी, यस और नो? स्पेशली मैं उनसे पूछ रहा हूं जो पहली बार सुपर एलिवेशन पढ़ने जा रहे हैं, यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है बेटा? बोलो, द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? तो अब हम ऐसा दोनों चीजें अलाउ नहीं कर सकते भाई, ये दोनों चीजें हम अलाउ नहीं कर सकते हैं कि ट्रेन हमारी ओवरटर्न कर जाए या फिर ट्रेन लिटरली आउटवर्ड मूव कर जाए, ट्रैक से छोड़ के निकल जाए। तो ऐसी चीज में, फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो अब हम जब ऐसा सिचुएशन होगा तो हमें इस P फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करना है। तो P फोर्स जो है, इसके अपोजिट अगर कोई फोर्स हम इंट्रोड्यूस करा दे किसी भी तरीके से, अगर हम P फोर्स के अपोजिट कोई फोर्स इंट्रोड्यूस करा दें, तो तुम्हें नहीं लगता है कि इफेक्ट खत्म हो जाएगा P फोर्स का? भाई ये पेन है, इसको मैं 5 यूनिट के फोर्स से इधर खींच रहा हूं लेफ्ट साइड में, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, चला जाएगा ये। अब मैं बोलूं दोनों ही डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का, अपोजिट डायरेक्शन में, इस पेन में अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर मैं अप्लाई कर दूं, तो ये बॉडी कहां पर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। यही तो आप चाह रहे हो, यही तो आप चाह रहे हो कि व्हीकल आपका लेटरल का मूवमेंट ना करे इस P फोर्स की वजह से। तो सवाल ये आता है कि अब इस P फोर्स को संभालने के लिए हम ये अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स कहां से लाएं? अब ऐसा तो है नहीं कि रस्सी लेके खड़े रहेंगे वहां पे, तार वार बांध के कर्व में लगा दिए, 10 लोग पकड़े रहना ट्रेन को, P बाहर की तरफ लेना जाए तुम खींचे रहना, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अब हमें ये फोर्स इंट्रोड्यूस करना है जिसकी डायरेक्शन हमारे P फोर्स के अपोजिट हो। अगर हम ऐसा कर पाए अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा P फोर्स की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। P फोर्स की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक कंसेप्ट बताया जा रहा है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या बोलता है? जैसे अब ये 2 रेल हैं,
फॉर एग्जाम्पल ये रेल 1 है और ये रेल 2 है। मेरे सभी लाल मुझे बता देंगे इस कर्व में कौन सी रेल है जो आउटर रेल है। इस कर्व में 2 रेल हैं, रेल 1 एंड रेल 2। किस रेल को हम लोग आउटर रेल कंसीडर करें और किस रेल को हम लोग इनर रेल कंसीडर करें, बोलो। तो ऑब्वियसली रेल 1 इज गोइंग टू बी द आउटर रेल एंड रेल 2 इज गोइंग टू बी द इनर रेल। यस और नो? यहां तक समझ गया हो कि 1 आउटर रेल है, 2 इनर रेल है। सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट ये होता है कि जब कभी आप आउटर रेल को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू द इनर रेल। What do you mean by the super elevation when we are providing the outer rail at higher elevation as compared to the inner rail? This concept is known as the super elevation. कहीं पे भी अगर आपने आउटर रेल को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड कर दिया है, इनर रेल को लोअर एलिवेशन पे प्रोवाइड कर दिया है, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। और ऐसा करने से ये पी फोर्स की जो समस्याएं थी वो खत्म हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी वो भी बता दूंगा। जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर सुपर एलिवेशन, प्रोवाइडिंग द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द आउटर एज एंड द इनर एज, वी कैन एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सुपर एलिवेशन का। When the outer rail is provided at higher elevation as compared to the inner rail, स्ट्रेट पे सुपर एलिवेशन कितना होगा? अगर कोई ट्रैक है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट ट्रैक है, तो यहां पर सुपर एलिवेशन कितना होगा? अगर स्ट्रेट ट्रैक है तो यहां पर सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये स्ट्रेट है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। यहां पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं है तो सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करेंगे? तो सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट कहां पर यूज होता है? कर्व के केस में। क्यों यूज होता है? क्योंकि हमें पी फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करना है। पी फोर्स के क्या इफेक्ट थे? वो व्हीकल को आउटवर्ड मूव कराना चाह रहा था और ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल हो रहा था। बताओ भाई, दर्द खत्म हुआ सुपर एलिवेशन का? तुमने पहले पढ़ा, नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, क्यों पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम्हें सुपर एलिवेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ। ना का स्कोप नहीं है, हाँ ही है। हाँ, मोहित कर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, दिल खुश हो जाता है। दिल हमेशा ही खुश रहना चाहिए, और क्या। हाँ, ये मोहिती को अच्छा समझ में आता है, बाकी लोग को नहीं आता है क्या? सभी लोग बता दो एक बार भाई। मोहित हमेशा खुश रहता है क्लास में। हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी खुश है ना भाई? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अरे भैया बस बस बस, मत करो ऐसी बातें। हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, वही वही थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आओ, अब समझ गए। लो एनालिसिस स्टार्ट कर देती। ये है सुपर एलिवेशन। कल से बहुत परेशान है। ऐसा कोई कर्व है जिसका सेंटर यहां पर है। ये मान लो तुम्हारी रेल 1 हो गई, ये रेल 2 हो गई। वही क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा दिया गया, रेल 1 और रेल 2। आउटर रेल इज प्लेस्ड एट हायर एलिवेशन देन इनर रेल ऑन अ कर्व रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड सुपर एलिवेशन। यही बात तो हम भी बोल रहे थे यार, हिंदी में ही तो बोल रहे थे।
हाँ, यही बात तो हम भी तुम्हें हिंदी में समझा रहे थे कि जब हम आउटर रेल को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड कर देते हैं एज कंपेयर टू द इनर रेल कर्व पाथ में, कर्व ट्रैक में, इसी कंसेप्ट को तो सुपर एलिवेशन बोलते हैं। वही लिखा हुआ है। तो ये देखो रेल 1 बनाई है और ये अब ये छुप रही क्या रेल 1? अरे दिख ही रहा होगा, रेल 1 है, ये रेल 2 है। अब समझाने के लिए इतना ऊपर नीचे दिखाया गया है, ऐसा होगा नहीं। अब बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखा देते तो मैं समझ ही नहीं आता, विजुलाइज नहीं कर पाते, इसलिए इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस दिखाया गया है। तुम्हें पता है इस डिस्टेंस को प्यार से क्या हम गेज डिस्टेंस बोल सकते हैं? बोलो, इस डिस्टेंस को प्यार से क्या हम गेज डिस्टेंस बोल सकते हैं? अगर ये एंगल थीटा हम मान लें, अगर ये एंगल हम थीटा मान लें, तो क्या हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो, टेन थीटा विल बी इक्वल टू ई बाई जी। ये आपका सुपर एलिवेशन है, जो इनर और आउटर के व्हील में, जो इनर और आउटर एज में जो डिफरेंस है, इसी को आप सुपर एलिवेशन बोल लेते। सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसके और भी नाम होते हैं, सुपर एलिवेशन बोल दो, कैंट बोल दो, बैंकिंग बोल दो, सबका मतलब एक ही है। सुपर एलिवेशन बोल दो, कैंट बोल दो, बैंकिंग बोल दो, सबका मतलब एक ही है। तो अभी मैं ट्रैक की बात कर रहा हूं। जब आपने आउटर रेल को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड किया है एज कंपेयर टू द इनर रेल, तो हालात तो कुछ ऐसे ही हो गए ना। ये एंगल थीटा है, ये सुपर एलिवेशन और ये गेज है। तो क्या मैं यहां से प्यारी सी एक इक्वेशन लिख सकता हूं, टेन थीटा विल बी इक्वल टू ई बाई जी? बताओ, ट्रैक के लिए क्या मैं प्यारी सी एक इक्वेशन ऐसी लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू ई बाई जी? और भैया जब अब इस ट्रैक पे कोई व्हीकल मूव करेगा तो ऐसा थोड़ा दिखेगा, इस थीटा की वजह से व्हीकल भी तो ऐसा हो जाएगा, थीटा थीटा। ये देखो थीटा 0, नो सुपर एलिवेशन, दोनों रेल जो हैं वो सेम लेवल पे हैं। आउटर रेल हायर एलिवेशन पे है, इनर रेल लोअर एलिवेशन पे है, तो व्हीकल में भी तो थीटा की इफेक्ट दिखेगा। जल्दी बोलो, गाड़ी गिर ना जाए। ये दिख रहा है, आउटर व्हील जो है हायर एलिवेशन पे है, इनर व्हील लोअर एलिवेशन पे है, तो बॉडी भी तो टिल्टेड दिख रही है। यस और नो? तो अभी ट्रैक के रेफरेंस में ये क्वेश्चन लिख दिए। अब जो भी व्हीकल मूव कर रहा होगा उसके जरा हालात समझते हैं। अरे गाड़ियों की कोई कमी नहीं भाई, गाड़ियां बहुत हैं भगवान की दया से। देखो एक एक, अब ट्रेन और ले आएंगे एक। हाँ, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मेरे पास। ये सब छोटी छोटी चीजों की कोई कमी नहीं, बहुत है। हाँ, दो चार तो अभी और ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। समझ रहे हो? चलो अच्छा, जो पढ़ा रहे थे वो बता दे। हाँ, आगे बताएं। तो जब भैया ये जो गाड़ी इसमें मूव कर रही है उसके हालात देखो। अब अगर पी फोर्स, अगर ये कुछ नहीं होता, अगर सुपर एलिवेशन नहीं होता, तो गाड़ी में सिंपल सा गेम क्या चल रहा होता, इसके सीजी से आउटर डायरेक्शन की तरफ पी फोर्स लग रहा होता है, ये देखो, जो कि होता है mv² बाई आर के बराबर, और नीचे इसका वेट काम कर रहा होता है W इज इक्वल टू mg। ये देखो W इज इक्वल टू mg, ये दो फोर्स काम कर रहे होते। अब इस पूरी बॉडी को जब आपने थीटा डिग्री पे टिल्ट कर दिया है, हाँ, थीटा डिग्री पे टिल्ट कर दिया है, तो अब इसका कंपोनेंट लो ना यार। तो P, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा, mv² बाई आर cos थीटा, और सिमिलरली mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। खेल समझो, जब आप थीटा प्रोवाइड कर देते हो ना, तो ये दो फोर्स हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये देखो, ये दो फोर्स हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। P का कंपोनेंट mv² बाई आर cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। जस्ट बाई प्रोवाइडिंग दिस एलिवेशन डिफरेंस, जस्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग दिस थीटा, आपने अपने इस डब्बे का, व्हीकल का
एक सेल्फ वेट का एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जो अब तक नहीं था। अगर 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 साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0 कर दें तो भैया ये mg साइन थीटा 0 हो जाएगा, फिर ये आवारा फोर्स हो जाएगा, फिर ये नहीं मानेगा, फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द थीटा, ये जो मनमानी करना चाह रहा था अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको संभालने के लिए चचा आ गए हैं और चचा का नाम है mg साइन थीटा। समझ गए? इसलिए कह रहा था सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दो। जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द वन एडिशनल फोर्स। भैया अभी लेटरल डायरेक्शन, भाग नहीं जाएगी ट्रेन ऊपर। विकास इंपॉर्टेंट अभी क्या हमारे लिए, विकास को लग रहा है ट्रेन ऐसे चल रही होगी और ये पता नहीं पिन के वर्टिकल कंपोनेंट इतने कहीं ज्यादा ना हो जाए कि ट्रेन हवा में चलने लगे। हैं? हद है यार। अभी बात हो रही ये संभालो पहले, ये समझ गए कि नहीं समझे? we can apply the equilibrium equation in x direction, in y direction, in z direction। अभी हम कौन से स्टेबिलिटी चाह रहे हैं? अभी हम कौन सी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं? लेटरल डायरेक्शन में आउटवर्ड मूवमेंट ना हो पाए पी फोर्स की वजह से। तो ये अपना विलन वाला फोर्स था, और अगर पिक्चर में एक विलन है तो हीरो तो आएगा ही। विलन काफी खतरनाक था, सुपर विलन था, तो उसको मैनेज करने के लिए सुपर हीरो आ चुका है। सुपर हीरो आ चुका है। कहा क्या चाहते हो तुम? ये ट्रेन जो है तुम्हारी वो आउटवर्ड मूव करे या इनवर्ड मूव करे? ये जो ट्रेन है तुम्हारी इस कर्व ट्रैक पे आउटवर्ड मूव करे या इनवर्ड मूव करे? क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? सर हम नहीं चाहते ना ये आउटवर्ड मूव करे ना इनवर्ड मूव करे, हम ये चाहते कि लेटरली स्टेबल रहे। हम यही चाहते। देखो कह रहे इनवर्ड, भैया इनवर्ड भी तो खतरा है। सोचो समझो, थोड़ा सा कोशिश तो करो इसको चलाने की। हाँ, कहीं ना मूव करे उसके लिए ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। इतनी गणित तो सबको आती है। लो कर दिया, mg साइन थीटा को बराबर कर दिया mv स्क्वायर बाई कॉस थीटा के। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, mg साइन थीटा बराबर हो गया mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा के। लो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो यार। चलो हम ही करके दिखा दें, नहीं तो यहां से भी कर सकते हो। इसको इधर ले आओ, m कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा g साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन 0 है। क्या व्हीकल का ट्रेन का मास 0 हो सकता है? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या ट्रेन का मास 0 हो सकता है? मास 0 हो नहीं सकता है। मास और इस पूरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो गुरु मानो या ना मानो, अब जी साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा। कर दिया 0। थोड़ा तमीज से लिख लिया तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। स्मॉल है, सब स्मॉल चल रहा था ना, ये कैपिटल कहां से कूद पड़ा, सब स्मॉल है। स्मॉल वी का मतलब हम लोग मीटर पर सेकेंड में बात कर रहे हैं स्पीड की, और कैपिटल वी का मतलब हो जाएगा kmph। तो देखो भैया खेल हो चुका खत्म। तुमने एक इक्वेशन बनाई थी टेन थीटा इज इक्वल टू ई बाई जी, और एक इक्वेशन तुमने बना दी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। इन दोनों को बराबर कर दो, एक के बराबर 2 कर दो। अब कुछ करने का मन नहीं है भाई, अब भी करें। ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यही आ रहा है क्या जब इनको बराबर किया? जल्दी बोलो हाँ या ना। और अगर हम v को kmph में चेंज कर लें,
और जी की वैल्यू पुट कर दे 9.81, तो क्या E इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर आ रहा है। यहां पर जो V है वो kmph में है और यहां पर जो V है वो मीटर पर सेकेंड में है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सुपर एलिवेशन। ध्यान से देखो, सुपर एलिवेशन वाले टर्म में क्या स्पीड का कोई, इस इक्वेशन में क्या स्पीड का कोई टर्म है। कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है, कौन सा गेज है, कितने रेडियस का कर्व है, तो क्या इसके बेसिस पे पता चल सकता है कि यहां पर कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम मूव कर सकते हैं। यही तो था थर्ड क्राइटेरिया, स्पीड बेस्ड ऑन द सुपर एलिवेशन। यही तो था थर्ड क्राइटेरिया, स्पीड बेस्ड ऑन द सुपर एलिवेशन। ई की यूनिट आएगी मीटर में, जी है मीटर में, वी है केएमपीएच में, आर है मीटर में। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। समझ में आ गया। अब एक समस्या है, किसी भी ट्रैक की अगर हम लोग बात करें तो उस ट्रैक पे अब सुपर एलिवेशन जो भी आप प्रोवाइड करो, जो भी आप डिजाइन करोगे वो तो फिक्स रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि सुबह अलग सुपर एलिवेशन था, दोपहर में अलग हो गया, रात को अलग हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। ट्रैक एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने, जो भी सुपर एलिवेशन था, उस ट्रैक पे जितनी भी ट्रेन मूव करेंगी क्या सबकी स्पीड सेम होगी? नहीं। लेकिन सुपर एलिवेशन तो आपने किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए ही प्रोवाइड किया होगा ना। भाई इतने डिस्कशन से ये तो समझ में आ ही गया है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो पी ज्यादा लगेगा, पी ज्यादा अगर होगा तो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ट्रेन की मास और रेडियस तो सेम ही रहेगा ना, स्पीड ही तो वेरी कर रही है। यस और नो। स्पीड अगर कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर, तो उसको बैलेंस करने के लिए सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। ट्रेन आर मूविंग विद द डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑन एनी पर्टिकुलर ट्रैक, ट्रेन आर मूविंग विद द डिफरेंट डिफरेंट स्पीड। ऐसे केस में क्या किया जाए? तो बेटा ये जो सुपर एलिवेशन आपने निकाला है ना, इसको बोलते हैं एक्चुअल सुपर एलिवेशन या फिर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट ट्रेन्स विल हैव द डिफरेंट स्पीड ऑन द रेलवे ट्रैक एंड एक्चुअल कैंट इज प्रोवाइडेड फॉर द एवरेज स्पीड। हम ना मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं ना मिनिमम के लिए कर रहे हैं, उस ट्रैक पे जितनी भी ट्रेन्स मूव कर रही हैं उनकी एवरेज स्पीड के लिए, जो एवरेज स्पीड है उसके बेसिस पे हम सुपर एलिवेशन डिजाइन करेंगे। और ऐसे प्यारे से सुपर एलिवेशन को हम लोग एक्चुअल सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या फिर एवरेज सुपर एलिवेशन के नाम से जान सकते हैं। तो यहां पर स्पीड जो मैंने मेंशन करी थी 127 होगा। ये यहां पर जो स्पीड मैंने मेंशन करी थी उसको मैंने बोल दिया दिस इज नथिंग बट एवरेज स्पीड। एक्चुअल क्यों बोलना, समझ में आ गया ना। यही सुपर एलिवेशन तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन एनी ट्रैक वी आर प्रोवाइडिंग दिस सुपर एलिवेशन फॉर द एवरेज स्पीड। यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? The discussion till now is clear to everyone.
द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बेटा, तो आगे बातचीत का सिलसिला लेके चलते, क्वेश्चन अभी करेंगे। अगला एक टर्म होता है, अच्छा हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब जब बात होगी सुपर एलिवेशन की, तो हमेशा सुपर एलिवेशन की एक लिमिट होती है। जितना मन हो उतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसा हाईवे में भी था और ऐसा रेलवे में भी है। देयर आर सर्टेन गाइडलाइन जो आपको फॉलो करनी है कि सुपर एलिवेशन हम मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर ब्रॉड गेज का ट्रैक है तो स्पीड अगर 120 से कम है तो 16.5 सेंटीमीटर का आप मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और स्पीड अगर 120 kmph से ज्यादा है तो 18.5 सेंटीमीटर का सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। It is the maximum permissible value of the super elevation that we can provide. If the speed is less than 120 kmph, 16.5 will be the maximum value of the super elevation. और अगर स्पीड 120 से ज्यादा है उस केस में 18.5 सेंटीमीटर हम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? तो ये लिमिट्स ध्यान रखना, ये गाइडलाइन कभी भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। एक टर्म और समझ लेते हैं, फिर आगे और बातचीत को ले चलेंगे। कैंट डिफिशियंसी। हाँ, सेंटीमीटर में वैल्यूज प्रोवाइड की गई, तो फॉर्मूले से अगर मीटर में वैल्यू आएगी तो उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे ना प्रियांशु भाई। अभी जो फॉर्मूला था उसमें मैंने बोला था ई जो है मीटर में है, वॉट एवर वैल्यू यू विल गेट दैट वैल्यू वी कैन कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर। यस और नो? अगला टर्म है कैंट डिफिशियंसी। कैंट का मतलब होता है सुपर एलिवेशन, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी है? शरीर में कभी कभी विटामिन की कमी हो जाती है ना, देखा सुना है कभी? B12 कम हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया, मल्टीविटामिन खाओ सही हो जाएगा, होता है कभी कभी, सुना है? डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बताएंगे? विटामिन की डिफिशियंसी है, इस पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। क्या करें सर? दवा खाइए। तो यहां पर किसकी डिफिशियंसी है? यहां पर किसकी? यहां पर अरे बोल लेने तो भाई। तो यहां पर ये टर्म बोल रहा सुपर एलिवेशन की डिफिशियंसी, कैंट की डिफिशियंसी, क्या होता जरा समझो इस बात को। देखो अभी आपने बोला कि सर एक्चुअल कंडीशन की अगर बात करें, फील्ड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, तो हम जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एवरेज स्पीड के लिए।
लेकिन अगर कोई ट्रेन उस एवरेज स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, तो जो सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड किया है, क्या वो सुपर एलिवेशन उस ट्रेन के लिए सफिशियंट होगा? बोलो। अगर कोई ट्रेन एवरेज स्पीड से ज्यादा स्पीड पे मूव करती है, तो जो वाट एवर सुपर एक्चुअल सुपर एलिवेशन यू हैव प्रोवाइडेड, दैट विल बी सफिशियंट फॉर दैट ट्रेन, यस और नो? भैया ज्यादा स्पीड होगी तो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा होगी। तुमने प्रोवाइड कम कर रखा, उसकी रिक्वायरमेंट है ज्यादा। ये जो कमी है ना, इसी को बोलते हैं कैंट डिफिशियंसी। ये जो कमी महसूस हो रही है ना, इसी को बोलते हैं कैंट डिफिशियंसी। फॉर अ हाई स्पीड ट्रेन मूवमेंट, कैंट रिक्वायरमेंट विल बी मोर देन द एक्चुअल कैंट दैट वी हैव प्रोवाइडेड ऑन द रेलवे ट्रैक. So train will be forced to move on the lower value of the speed cant. This deficiency of the cant for the high speed train movement is called as the cant deficiency. बताओ। तो क्या मैं लिख, अब देखो प्रोवाइड तो किया नहीं है, तो इसके लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं, थ्योरेटिकल कैंट। तो भैया कितना थ्योरेटिकल कैंट होगा, कितना थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन होना चाहिए, वो क्या है? जितना तुमने प्रोवाइड किया है ई एक्चुअल, जितना तुमने प्रोवाइड किया है ई एक्चुअल, और जितनी कैंट की डिफिशियंसी है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द ई थ्योरेटिकल। तो क्या मैं लिख सकता हूं ई थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी? तो क्या मैं लिख सकता हूं ई थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी? बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं ई थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी? ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है सही लिखा है, गलत लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है, सही कर देते हैं। देखो थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन के लिए जो स्पीड होती है, वो कौन सी स्पीड होगी? मैक्सिमम स्पीड। ये बात आपको ध्यान रखना, थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन हम किस स्पीड के बेसिस पे निकाल रहे हैं? मैक्सिमम स्पीड के बेसिस पे। और एक्चुअल सुपर एलिवेशन हम लोग किस स्पीड के बेसिस पे निकाल रहे थे? एवरेज स्पीड के बेसिस पे। कितनी डिफिशियंसी है वो कैसे पता चलेगा? धैर्य से। कैसे पता चलेगा? धैर्य से। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेशेंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? पेशेंस से। जब मैं ये कह दूं कैंट डिफिशियंसी इज ओवर, रवीना कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। ओके दोबारा समझा देते हैं। तुम्हारा बहुत मन है कि तुम लेह लद्दाख घूमने जाओ, तुम्हारा बहुत मन है कि तुम लेह लद्दाख किसी स्टेशन, हिल स्टेशन घूमने जाओ। फॉर एग्जाम्पल वहां पे ट्रिप का जो बजट है वो 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और एक्चुअल में आपके पास जो फंड अवेलेबल है वो 30,000 रुपए का है। एक्चुअल में जो आपके पास फंड अवेलेबल है वो 30,000 रुपए का है। तो यहां पर फंड की डिफिशियंसी कितनी है? यहां पर इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए फंड की डिफिशियंसी कितनी है? बताओ। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। हाँ ये तो कोई टेक्निकल सवाल भी नहीं है भाई। 50,000 रुपए की टोटल रिक्वायरमेंट है, 50,000 रुपए की टोटल रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल मेरे पास अभी 30,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए की डिफिशियंसी हुई। मन बहुत है जाने का, मन बहुत है जाने का, लेकिन अभी ये डिफिशियंसी है, तो क्या चले जाएंगे? तो ऐसे में हम मजबूर हैं, फोर्स हैं कि हम अभी इस ट्रिप को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यस और नो? यही तो ट्रेन की भी मजबूरी है। पढ़ो जरा, अब पढ़ो इसको। अब ये लाइन पढ़ो, फिर बताओ समझ में आ रही कि नहीं। अब पढ़ो, पढ़ो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसको पढ़ो।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड दिस स्टेटमेंट, बताओ फिर। क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है भाई? अगर जो भी सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड किया है वो आपने प्रोवाइड किया एवरेज स्पीड के लिए, लेकिन अगर कोई ट्रेन है जो उस एवरेज स्पीड से ज्यादा स्पीड पे मूव करेगी तो उसके लिए तो जो भी कैंट की रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल नहीं हो रही ना, उसको तो ज्यादा कैंट चाहिए था। ये वी मैक्सिमम के लिए तो थ्योरेटिकल कैंट चाहिए था, बट यू हैव प्रोवाइडेड एक्चुअल कैंट फॉर द एवरेज स्पीड। तो इस कैंट में कुछ कमी दिख रही ना, इसी को तो मैं बोल रहा हूं कैंट डिफिशियंसी। तो अगर ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब कितनी मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी हो सकती है किसी भी ट्रैक पे? देखो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जिस स्पीड के लिए आपने डिजाइन कर दिया व्हीकल उसी स्पीड पे मूव करेगा। यस और नो? तो देयर शुड बी सम परमिसिबल लिमिट कि मैक्सिमम कितनी कैंट डिफिशियंसी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए वी आर हैविंग द गाइडलाइन। अगेन अगर स्पीड 100 kmph से कम है तो मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी हो सकती है 7.6 सेंटीमीटर। अगर स्पीड 100 kmph से ज्यादा है तो मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी जो हो सकती है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अभी क्लियर हो गया कि सर कितना होगा कैंट डिफिशियंसी, कहां तक मूवमेंट सेफ रहेगा? क्लियर हो गया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कैंट डिफिशियंसी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कैंट डिफिशियंसी। और वैल्यू कितनी होगी ये वैल्यूज भी मैंने आपको बता दी। ठीक है? यहां तक का डिस्कशन क्लियर हो तो बताओ। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन बोलो। और इसके बाद फिर एक कंसेप्ट और प्यारा सा पढ़ लेते हैं, फिर सवाल लगाते एक दो। एक कंसेप्ट और सुपर एलिवेशन का पढ़ लेते, देन वी विल हैव डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के लिए भी दे देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बताऊं, स्टार्ट करूं? Now the next discussion we are going to do related to the super elevation, that is the negative super elevation. अब एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है और ये टर्म सभी के लिए नया है, जरा ध्यान से सभी लोग समझेंगे। निगेटिव सुपर एलिवेशन। ये निगेटिव सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है यार? चलो तुम निगेटिव सुपर एलिवेशन छोड़ो, तुम केवल सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है मुझे ये बता दो। सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है मुझे ये बता दो। नेगेटिव सुपर एलिवेशन मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो सर सुपर एलिवेशन तो बता ही देंगे, अभी तो आपने बताया है। आउटर एज अगर किसी कर्व की, आउटर रेल अगर किसी ट्रैक की हायर एलिवेशन पे है एज कंपेयर टू द इनर रेल, इस प्यारे से कंसेप्ट को आप सुपर एलिवेशन बोल दीजिए, कैंट बोल दीजिए, बैंकिंग बोल दीजिए। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं आउटर रेल जो है वो कर्व पे लोअर एलिवेशन पे है एज कंपेयर टू द इनर रेल, इस चीज को क्या बोलोगे? फिर से सुनो, आपने बोला सर अगर आउटर रेल हायर एलिवेशन पे है एज कंपेयर टू द इनर रेल, इस कंसेप्ट को आपने बोल दिया सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन बोल के खत्म हो गई बात। अब मैं क्या पूछ रहा हूं,
मैं आपसे पूछा हूं कि अगर आउटर रेल लोअर एलिवेशन पे है एज कंपेयर टू द इनर रेल ऑन द कर्व, है तो ये भी सुपर एलिवेशन ना, है तो ये भी सुपर एलिवेशन। तो अगर आप इसको पॉजिटिव सुपर एलिवेशन बोल रहे हैं तो कैन वी से दिस कंडीशन फॉर दैट वी कैन यूज द टर्म नेगेटिव सुपर एलिवेशन। यस और अरे भैया हाइट और डेप्थ में क्या फर्क है? हाइट और डेप्थ में फर्क है रेफरेंस का। रेफरेंस के ऊपर कोई पॉइंट है तो आप हाइट बोल देते हो, रेफरेंस के नीचे कोई पॉइंट है तो आप बोल देते हो डेप्थ। है तो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस ना, है तो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस। जब आउटर एज ऊपर थी इनर एज नीचे थी किसी कर्व में, इनर रेल नीचे लेवल पे थी, तो उसको अगर आप सुपर एलिवेशन बोल रहे हैं तो अगर इसका अपोजिट हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन बोल देंगे। ऐसा क्यों होगा सर, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्यों होगा? होगा, देखो क्यों होगा और कहां होगा ये समझ लो, और फिर क्या होगा ये भी देख लेंगे। जैसे मान लो कि मेन ट्रैक है, ये कोई मेन ट्रैक है, ये एक मैंने बना दिया मेन ट्रैक, जरा ध्यान से समझना, और इससे मैंने एक डाइवर्ट कर दिया ब्रांच ट्रैक। कर सकते भाई, कोई नाराजगी तो नहीं है? एक कोई मेन ट्रैक जा रहा था, उससे मैंने एक ब्रांच ट्रैक क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। ये पॉइंट ले लो P और ये पॉइंट ले लो Q, ठीक है। इनकी 4 रेल है, ये हो गई A रेल, B रेल, और इनको भी नाम दे देते समझने के लिए C रेल और D रेल, ठीक है। अब जरा इनका थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं C रेल जो है वो आप बोलोगे सर ये है आउटर, आउटर रेल है किसकी, ब्रांच ट्रैक की। D जो है ये सर है इनर, इनर रेल है ब्रांच ट्रैक की। सिमिलरली सर अगर हम बात करें A जो है वो आउटर रेल है, आउटर रेल है मेन ट्रैक की, और B जो है सर वो इनर रेल है मेन ट्रैक की। सही लिखा है? जल्दी बोलो हाँ या ना, सही लिखा है सब? सुपर एलिवेशन कंसेप्ट क्या बोलता था कि जब कभी भी कर्व है तो वहां पर मुझे यूज करो, वहां पर मुझे प्रोवाइड करो सुपर एलिवेशन को। तो एज पर द सुपर एलिवेशन ए और बी में कौन सा लेवल, किसका लेवल ज्यादा होना चाहिए? विच पॉइंट, विच रेल शुड बी एट द हायर एलिवेशन इन द केस ऑफ मेन ट्रैक। पहले मेन ट्रैक की बात कर लो, पहले मेन ट्रैक की बात कर लो, पहले मेन ट्रैक की बात कर लो। ए का, बिल्कुल ए आउटर रेल है। उसी हिसाब से अगर बात करें इस ब्रांच ट्रैक के लिए तो सी और डी में किसका एलिवेशन ज्यादा होना चाहिए? कोई जल्दी नहीं, आराम से बताओ, समझ में आए तभी बताना। सी और डी में किसका एलिवेशन ज्यादा होना चाहिए? विच रेल शुड बी एट हायर एलिवेशन? सी। अच्छा, इन दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो तो पी और क्यू पॉइंट में किसका एलिवेशन ज्यादा होना चाहिए? पी और क्यू पॉइंट में किसका एलिवेशन ज्यादा होना चाहिए? अब इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूं। पी, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, कंडीशन एकदम सीधी सीधी थी, कहीं कोई दिक्कत ना हुई। सर यहां तो कोई नेगेटिव सुपर एलिवेशन आया नहीं, यहां पे भी आउटर हायर एलिवेशन पे पॉजिटिव सुपर एलिवेशन, यहां पर भी आउटर हायर एलिवेशन पे पॉजिटिव सुपर एलिवेशन। अगर आपका टर्निंग जो है, डाइवर्जन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, मेन ट्रैक और ब्रांच ट्रैक अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये देखो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ द नेगेटिव सुपर एलिवेशन। कभी भी वहां पर आपको नेगेटिव सुपर एलिवेशन देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी वहां पर आपको नेगेटिव सुपर एलिवेशन देखने को नहीं मिलेगा जैसा यहां पर हुआ। लेकिन गलती से कभी ये डाइवर्जन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, खेला बदल जाएगा। आओ जरा खेला को बदलते हैं, आओ जरा खेला को
बदलते हैं। ये हो गया मेन ट्रैक, उल्टा लिख दिया। थोड़ा जल्दी है क्या? नहीं, कोई जल्दी नहीं है। ये हो गया ब्रांच ट्रैक, ये हो गया मेन ट्रैक। नाम दे दें फिर से वही, नाम वही दे दो भाई। चलो ए बी सी डी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। मेन ट्रैक के लिए अगर बात करें तो अब ए जो है वो इनर रेल है, इनर रेल है मेन ट्रैक की। बी जो है वो आउटर रेल है मेन ट्रैक की। सी जो है, सी जो है वो आउटर रेल है ब्रांच ट्रैक की। डी जो है वो इनर रेल है मेन ब्रांच ट्रैक की। सब सही लिखा है देखो जरा। यहां तक सब सही लिखा है देखो जरा, यहां तक सब सही लिखा है देखो जरा। मेन ट्रैक के हिसाब से अगर बात करें तो ए और बी में किसका लेवल ज्यादा होना चाहिए? विच रेल शुड बी एट द डायरेक्शन, डायरेक्शन ने बनाई तो है, अरे कुछ भावनाएं भी तो समझ लो। लो ये डायरेक्शन है। मेन ट्रैक के लिए अगर बात करें तो बी शुड बी एट द लोअर एलिवेशन एज कंपेयर टू द ए, बिल्कुल सही बात है। ब्रांच ट्रैक के लिए बताओ। ब्रांच ट्रैक के लिए अगर बात करें तो सर दिल तो यही बोल रहा है कि सी शुड बी एट द हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द डी। इन दोनों कंडीशन के बेसिस में बोलो पॉइंट पी और क्यू में कौन सा पॉइंट हायर एलिवेशन पे होगा, कौन सा पॉइंट लोअर एलिवेशन पे होगा? बी हायर पे हो, ए लोअर पे हो, तो ब्रांच ट्रैक के हिसाब से क्यू हायर पे होना चाहिए मेन ट्रैक के हिसाब से। ब्रांच ट्रैक की अगर बात करें तो ये बोलना है क्यू जो है, सॉरी डी जो है वो इनर रेल है लोअर एलिवेशन पे होगी, और सी जो है वो आउटर रेल है हायर एलिवेशन पे होगी। समझो, मेन ट्रैक के हिसाब से गेम ये होना चाहिए, ब्रांच ट्रैक के हिसाब से गेम ये होना चाहिए। यस और नो? क्या ये संभव है? भैया दोनों फिक्स पॉइंट हैं पी और क्यू, झूला नहीं झूलना है। पी और क्यू फिक्स पॉइंट हैं। देखो, कभी कह रहे हो पी हायर एलिवेशन पे है, कभी कह रहे हो क्यू हायर एलिवेशन पे, चल क्या रहा है? हाँ? ये चल क्या रहा है? तो तुम्हें नहीं लगता है कि सर ऐसी सिचुएशन में दिक्कत आ रही है? तो जाहिर सी बात अब बात होती है प्रेफरेंस की। जब कभी भी डाइवर्जन अपोजिट डायरेक्शन में होगा वी विल गिव द प्रेफरेंस टू द मेन ट्रैक। हम डिजाइनिंग में किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? मेन ट्रैक को। मतलब हम ये कंडीशन तो कंसीडर करेंगे ही नहीं, हम कंडीशन तो यही कंसीडर करेंगे। वी आर डिजाइनिंग द ट्रैक एंड वी आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द मेन ट्रैक। प्रेफरेंस दे रहे हैं, ब्रांच ट्रैक की ट्रेन को उतारना नहीं पटरी से, उसका भी ध्यान रखना है। तो मेन ट्रैक के हिसाब से यहां पर यह समझ में आ रहा है कि क्यू पॉइंट शुड बी एट द हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द पी। ये कंडीशन समझ में आ रही है। मेरे हाथ हैं, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, और ये जा रहा है मेन ट्रैक। थोड़ा जल्दी जल्दी समझना, ज्यादा डांस मत करवाना मुझे, तबीयत सही नहीं, थक जाऊंगा। ये जा रहा तुम्हारा मेन ट्रैक, देखो जल्दी देखो भाई, दोनों हाथ दिख रहे हैं? कहाँ रखे हैं? ये लो, देखो जल्दी बोल दे यार। हाँ देखो, जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है। पॉइंट क्यू, पॉइंट पी, ये लो, ये मेन ट्रैक इस तरीके से मूव कर रहा था। अब इसी पॉइंट पी और क्यू में जरा आ जाओ ब्रांच ट्रैक के लिए, और ब्रांच ट्रैक ऐसे मूव कर रहा है। देखो, पॉइंट पी और क्यू की पोजीशन तो चेंज हो नहीं सकती है।
ये था मेन ट्रैक और ये है ब्रांच ट्रैक। बस इससे ज्यादा ना हो पाएगा, चक्कर वक्कर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। समझे कहने का मतलब क्या है? जितना हम पॉजिटिव सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मेन ट्रैक में, थोड़ा सा शब्दों को मैं चेंज कर देता हूं, जितना हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मेन ट्रैक में, सुपर एलिवेशन तो उतना ही है ब्रांच ट्रैक में भी, लेकिन वहां मामला अपोजिट है। मेन ट्रैक में अगर जो सुपर एलिवेशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया है वो तो पॉजिटिव सुपर एलिवेशन है। क्यों? क्योंकि उस ब्रांच मेन ट्रैक की आउटर रेल जो है वो हायर एलिवेशन पे है एज कंपेयर टू द इनर रेल, लेकिन ब्रांच ट्रैक की आउटर रेल लोअर एलिवेशन पे है एज कंपेयर टू द इनर रेल। इसलिए जो मेन ब्रांच ट्रैक में सुपर एलिवेशन होगा वो निगेटिव सुपर एलिवेशन होगा। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? हमको जितना आता था वो हमने बता दिया है। पढ़ो इसको एक बार जल्दी से, क्विकली। और पढ़ के सीधे 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 जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दो, समझ में आया हाँ या नहीं। इतना कठिन लिखने की क्या जरूरत थी? इसको थोड़ा आसान किया जाए तो क्या मैं अच्छा, सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कौन सा करते हैं? डिरेलमेंट हो जाएगा ना तब ब्रांच रेल वाले का। क्यों हो जाएगा? क्यों निगेटिव बातें सोचते हो यार? अभी बीच में बोला था ना कि मेन ट्रैक के लिए डिजाइन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रांच ट्रैक को डिरेलमेंट कर में हो जाए। कहाँ चले गए थे जब ये हम बोल रहे थे? कहाँ चले गए थे बस ये बताओ भाई, बताओ, बोला था कि नहीं कि ठीक है चलो तुम डिजाइन कर रहे हो मेन ट्रैक के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रांच ट्रैक में डिरेलमेंट करा दो। कहाँ चले गए थे हिमांशु? बता दो मेरे लाल। अब बताएंगे भी नहीं, सुना करो यार प्लीज। अच्छा मैं ऐसे करूं, कभी सोचो, कभी मैं ऐसे करूं कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलूं और एक स्टेटमेंट बोलूं, बोलूं मैं 5 शब्द बोलना भूल गया था। एक पूरा स्टेटमेंट कोई डेफिनेशन बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल सुपर इन द केस ऑफ सुपर एलिवेशन, फिर शांत हो गए, मिस कर गए, हायर एलिवेशन, इनर रेल, इतनी डेफिनेशन बताऊं, समझ में आ जाएगा तुम्हें? तुमने कहा सर सुपर एलिवेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने कहा सुपर एलिवेशन, इनर रेल, लोअर एलिवेशन। हो गया, समझ गए? पूरी चीज ध्यान से बतानी पड़ेगी ना। अगर समझाने के लिए पूरी चीज ध्यान से बतानी पड़ेगी तो समझने के लिए भी तो पूरी चीज ध्यान से सुननी पड़ेगी ना। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। आपको आया हो तो बता दो। मतलब आप चाह रहे हैं कि 10 वर्ड में से हम 2 वर्ड समझ सुन के सारी चीज समझ लें? नहीं हो सकता ना ऐसा यार। तो प्लीज बेटा, मेंटेन द कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द क्लास, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्लास के दौरान, डिस्कशन के दौरान पूरा कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखिए। तो
अब तक जो हम लोगों ने नेगेटिव सुपर एलिवेशन के बारे में समझा है उसको जरा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। क्या आगे लेके चलते हैं? देखो, चाहे मेन ट्रैक हो चाहे ब्रांच ट्रैक हो, सुपर एलिवेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे थे वो तो एक्चुअल सुपर एलिवेशन ही था जो कि हम लोग एवरेज स्पीड के लिए प्रोवाइड कर रहे थे। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? तो क्या अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर मैं लिख दूं तो कोई नाराज तो नहीं होगा? ई एक्चुअल फॉर द मेन ट्रैक ये कुछ और नहीं है, यही है ई एक्चुअल फॉर द ब्रांच ट्रैक, बट विद नेगेटिव साइन। बताओ, ये कंक्लूजन लिख सकते हैं? ये कंक्लूजन लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस कंक्लूजन? कैन वी ड्रॉ दिस कंक्लूजन? चलो, तो इसके साथ अभी इस क्लास के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा और सुपर एलिवेशन के सारे कंसेप्ट पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन है लगाएंगे बेटा, अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने आज की क्लास में क्या आपसे डिस्कस किया? वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन। कहां से डिस्कशन स्टार्ट किया था? वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ द मार्टिन्स फॉर्मूला। पहले हम लोगों ने कुछ मार्टिन्स के फॉर्मूले देखे, देन वी मूव्ड टू द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट देखा, इसमें हम लोगों ने देन वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द कैंट डिफिशियंसी। कैंट डिफिशियंसी का कंसेप्ट देखने के बाद वी हैव आल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो दीज आर द कंसेप्ट दैट वी हैव कवर्ड इन द टुडेज क्लास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये कंसेप्ट अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास के पहले एक बार रिवाइज करके आइए। जितने भी ये कंसेप्ट अभी आपने पढ़े हैं इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सो दैट हाउ वी कैन अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन करेंगे और क्लास का टाइम क्या है? एवरीवन ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम एट 9 PM। लेट मत करना, पहले बता दे रहा हूं सभी लोग को। सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन करना। क्लास स्टार्ट हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा, फिर भागते रह जाओगे सर कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, दिक्कत होती समझने में। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। इस डिस्कशन में स्टार्टिंग से रहिएगा, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।